कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सलोनी इधर अपनी चाल पर खुश हो रही थी। दूसरी तरफ पार्टी में बैठे लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अवनी की नज़रें बार बार भीड़ में आर्यवीर को ढूंढ रही थी। पहले उसने सोचा कि शायद फ़ोन पर बात कर रहा होगा, लेकिन अब काफ़ी समय बीत चुका था। भाभी, उसने नमिता की तरफ देखते हुए पूछा। आर्यवीर अभी तक वापस नहीं आए? नमिता ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। आ जाएगा, उसका फ़ोन आया था ना, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। अवनी ने हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मन में बेचैनी सी होने लगी थी। कुछ मिनट और बीत गए। अब आदित्य भी इधर उधर देखने लगा। अरे, हमारा शेर कहाँ गया? उसने हंसते हुए आवाज़ लगाई। ओए आर्य! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाई, प्रियांशु ने भी आवाज़ दी, फिर रमन ने भी पुकारा, लेकिन हर तरफ से सिर्फ पार्टी का शोर सुनाई दिया। आर्यवीर की आवाज़ कहीं से नहीं आई। अब सबके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देने लगी। इतनी देर तो कभी फ़ोन पर बात नहीं करता। आदित्य बुदबुदाया। चलो देखते हैं। सभी अपनी अपनी जगह से उठ गए। अवनी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो भी उनके साथ इधर उधर देखने लगी। पूरा लॉन, फूड स्टॉल, पार्किंग की तरफ जाने वाला रास्ता, रिसेप्शन एरिया, सब देखा गया, लेकिन आर्यवीर कहीं नहीं मिला। फ़ोन लगाओ उसका, रमन ने कहा। आदित्य ने तुरंत फ़ोन किया। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ? आदित्य की भौहें सिकुड़ गई। ये तो कभी फ़ोन ऑफ नहीं करता। प्रियांशु ने भी कोशिश की, लेकिन वही जवाब मिला। अब अवनी के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। कुछ हुआ तो नहीं? उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। अरे नहीं, नमिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ मत। लेकिन उसकी अपनी आवाज़ में भी पहले जैसी निश्चिंतता नहीं थी। कहीं कहीं ज़रूरी कॉल तो कोई नहीं आ गई? रमन सोचते हुए बोला। हाँ, हो सकता है किसी काम से अचानक निकलना पड़ा हो, लेकिन बिना बताए, आदित्य ने तुरंत कहा। और फ़ोन भी ऑफ? बात अब किसी को सामान्य नहीं लग रही थी। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अवनी की नज़र बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी, जैसे अगले ही पल आर्यवीर वहाँ से चलता हुआ उसी रौबदार पर्सनालिटी में दिखाई देगा। लेकिन मिनट गुजरते जा रहे थे और उसका कहीं कोई पता नहीं था। उधर कमरे के अंदर सलोनी अपने चेहरे पर संतुष्टि लिए फ़ोन स्क्रीन देख रही थी, जबकि उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये चाल आगे चलकर कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। और इधर पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति की बेचैनी हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। खासकर अवनी की, जिसके दिल में पहली बार बिना किसी वजह के एक अनजाना डर जन्म लेने लगा था। पहले जहाँ हंसी मजाक चल रहा था, अब सभी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी थी। आदित्य ने एक बार फिर फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही, उसने कहा। आर्यवीर बिना बताए कहीं नहीं जा सकता। भाभी भी यहीं पर हैं। रमन भी परेशान हो चुका था। पूरी जगह देख ली, कहीं नहीं है। अवनी अब तक शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरे में उलझ रही थी। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगी थी। नमिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी चिंता थी। तभी आदित्य ने कहा, हमें यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए। सबने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। होटल मैनेजर को बुलाया गया। वो घबराया हुआ उसके सामने आया। सर, दरअसल। जल्दी बोलो, आदित्य ने सख्त स्वर में कहा। मैनेजर ने हिचकते हुए कहा, शाम से सीसीटीवी सिस्टम में दिक्कत है, हमने शिकायत कर दी थी। क्या? रमन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत मैनेजर की कॉलर पकड़ ली। तुम्हारी सीसीटीवी खराब है और तुमने हमें बताया तक नहीं? मैनेजर बुरी तरह घबरा गया। सर, हम ठीक करवाने की कोशिश कर रहे थे। 5 स्टार होटल है तुम्हारा और ये फैसिलिटी है यहाँ की? आदित्य भी भड़क गया। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे। अवनी का दिल अब पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी है। उसके मन में अनगिनत आशंकाएं उठने लगी थी। बात अब किसी को भी सामान्य नहीं लग रही थी। तभी आदित्य ने कहा, हम होटल के अंदर भी देखते हैं। सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए।
अवनी भी बेचैन कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गए। उसका दिल लगातार घबराहट से भरा जा रहा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रही है। तभी होटल के एक लंबे कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नज़र दूर एक कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। उसी समय किसी कोने में खड़ा वेटर जल्दी से फ़ोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया और फिर वहाँ से निकल गया। अवनी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आरिवीर को ढूंढने पर था। दूसरी तरफ कमरे के अंदर सलोनी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ वही वेटर था। मैम, वो लोग इधर आ रहे हैं, शायद मैडम भी। सलोनी की आंखों में एक पल को चमक आ गई। उसने तुरंत फ़ोन काटा और कमरे के अंदर नज़र दौड़ाई। आरिवीर अब भी आधी बेहोशी और आधे होश की हालत में था। उसका सिर पीछे टिका हुआ था और वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। सलोनी तुरंत उसके पास गई और इस तरह उसके बेहद करीब बैठ गई कि जो भी अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आए उसे पूरा दृश्य गलत लगे। उसने जानबूझकर अपना सिर उसके कंधे के पास झुका लिया और ऐसे बैठ गई जैसे उसे किस कर रही हो। उसका चेहरा आरिवीर के चेहरे पर झुका हुआ था। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल दरवाज़ा थोड़ा और खुला और सबसे पहले अवनी अंदर आई। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी वो वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे ज़मीन पर जम गए। कुछ सेकंड तक तो उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि वो देख क्या रही है। कमरे में आरिवीर था और उसके बिल्कुल करीब सलोनी आधी लगभग लेटी हुई थी उसके ऊपर और उसके बालों में हाथ फंसाए उसके लबों पर झुकी हुई थी। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि कोई भी गलत मतलब निकाल सकता था। अवनी का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके पीछे पीछे रमन, प्रियांशु, नमिता और आदित्य भी कमरे में जाते हुए देखकर वहां पहुंच गए। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फैल गई। ये प्रियांशु के मुंह से निकला। आदित्य का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नमिता हैरानी से सलोनी को देख रही थी। तभी सलोनी ने नाटक करते हुए पीछे मुड़कर देखा और सबको दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंकने का अभिनय किया। ओह, उसने जल्दी से खुद को थोड़ा पीछे किया। वो सॉरी, तुम लोग यहाँ? उसकी आवाज़ थोड़ी बनावटी घबराहट में थी। मैं तो बस। वो रुक गई और फिर आरिवीर की तरफ देखते हुए बोली, इसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मुझे ये यहाँ मिले थे। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा छा गया। अवनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी नज़रें बार बार आरिवीर और सलोनी के बीच जा रही थी। दूसरी तरफ आरिवीर को भी अब धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। सामने खड़े लोगों की धुंधली परछाइयां दिखाई दी। उसने माथे पर हाथ रखा। सिर अभी भी बुरी तरह भारी था। अवनी, उसके होठों से धीमी आवाज़ निकली। फिर उसने आसपास देखा। तुम लोग? उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुल चुकी थी लेकिन चेहरा अब भी उलझन में भरा था। मैं यहाँ? उसने माथा पकड़ लिया। मैं यहाँ कैसे आया? ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सलोनी ने तुरंत मौका संभालने की कोशिश की। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रही? अभी नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? ये लोग हमें एक साथ देख लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर एक ना एक दिन सच तो सबको पता चलना ही था। आर्यवीर का दिमाग तो घूम रहा था। सलोनी की बातें उसके दिमाग में भारी भारी सुनाई दे रही थी, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है, क्योंकि वो दवा ऐसी थी कि होश में आने के बाद भी 2 घंटे तक इंसान को बेसुध रखती थी। आंखें तो खुली रहेंगी लेकिन वो होश में नहीं रहेगा। उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये महसूस करने के लिए उसने चिंता दिखाते हुए पूछा। लेकिन आदित्य की आंखें अब उस पर टिकी हुई थी। कुछ तो था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अवनी अब भी बिल्कुल चुप थी। उसके दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। सामने जो दिख रहा था वो कुछ और कह रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उस आदमी को जानता था जो पिछले कई दिनों से हर पल सिर्फ उसी के आसपास घूमता रहा था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच में उलझा हुआ था और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अवनी कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उसी पर टिकी हुई थी।
किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन सब पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। दूसरी तरफ आर्यवीर अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें वो तीखापन नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। वो जैसे सामने हो रही हर चीज़ देख तो रहा था, मगर उसे समझने में उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। उसके सिर में लगातार भारीपन था और दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। तभी अवनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में बोली, चलें, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, मॉम इंतजार कर रही होंगी। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। अवनी ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि सलोनी ने तेजी से बात संभालने की कोशिश की। उसका बना बनाया खेल उसे बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने तो ये सोचा था कि अवनी आर्यवीर और सलोनी को एक साथ देखकर टूट जाएगी और रोते हुए यहाँ से चली जाएगी। वो दोनों के बीच में गलतफहमियां बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया था जो उसने सोचा भी नहीं था। फिर भी उसे गलतफहमी तो उन दोनों के बीच में डालनी ही थी। उसे उम्मीद थी कि अब तक अवनी का सब्र टूट चुका होगा, लेकिन उसकी खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। अवनी, वो अचानक उसके सामने आ गई। उसकी आवाज़ में बनावटी अपराध बोध था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। जो तुमने देखा उससे तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, वो धीरे धीरे बोलती रही। मैंने आर्य को समझाया भी था, बहुत समझाया था कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वो रुक गई, जैसे आगे बोलने में उसे शर्म आ रही हो। उसी दौरान उसने बेहद चालाकी से अपना फ़ोन ऑन किया और स्क्रीन पर पहले से खुली हुई तस्वीर रहने दी। अगले ही पल उसका फ़ोन उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें उधर चली गई। फ़ोन की स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी उसे देखकर आदित्य की आंखें फैल गई। उसने झुककर फ़ोन उठा लिया। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, हर तस्वीर का एंगल ऐसा था कि देखने वाले को लगे जैसे आर्यवीर और सलोनी बेहद करीब हो। तस्वीर देखकर एक पल के लिए कमरे का माहौल और भारी हो गया। नमिता के चेहरे पर अविश्वास था। रमन की मुट्ठियां कस गई। प्रियांशु का जबड़ा भींच गया। ये क्या है? आदित्य ने दबी हुई आवाज में पूछा। सलोनी तुरंत आगे बढ़ी और फोन उसके हाथ से ले लिया। कुछ खास नहीं, उसने जल्दी से कहा, बस कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन तब तक सभी तस्वीरें देख चुके थे। सलोनी ने फ़ोन बंद कर लिया और फिर एकदम से अवनी के सामने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी अवनी। उसकी आंखों में नकली आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। अवनी बिना कुछ कहे उसे देखती रही। मैंने बहुत कोशिश की खुद को दूर रखने की, सलोनी बोली, लेकिन आर्यवीर बार बार कह रहा था कि वो खुश नहीं है, कि उसका रिश्ता सिर्फ एक समझौते का है, कि उसे अपनी शादी से कोई खुशी नहीं मिली। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा बदलने लगा। सलोनी ने मौका देखकर और भी जहर घोलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि सिर्फ मैं उसे समझ सकती हूँ, सिर्फ मैं उसे खुश रख सकती हूँ। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं उसके इमोशंस देखकर मना नहीं कर पाई। ये कहते हुए उसने चोरी छिपे अवनी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। वो चाहती थी कि अवनी टूट जाए, चिल्लाए, रोए, आर्यवीर पर आरोप लगाए, लेकिन अवनी का चेहरा अब भी अजीब तरह से शांत था। आदित्य का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। वो एक कदम आगे बढ़ा। सलोनी, तुम। उसके दांत भींचे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अवनी ने अपना हाथ आगे कर दिया। आदित्य भाई। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी दृढ़ थी कि सब रुक गए। ये मेरा मामला है। आदित्य उसकी तरफ देखने लगा। आप अपनी दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अवनी धीरे धीरे सलोनी की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना आंसू, ना घबराहट, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो सलोनी के सामने जाकर रुक गई। मिस सलोनी सिंघानिया, उसने बेहद शांति से कहा। सलोनी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा आखिरकार अवनी टूटने ही वाली है। लेकिन अगले ही पल अवनी की आवाज़ पूरे कमरे में घुस गई। खुद को समझती क्या हो तुम? सलोनी की मुस्कान हल्की पड़ गई। मैं नहीं जानती तुम्हारे और आर्यवीर के बीच क्या बात हुई, अवनी बोली। और सच कहूँ तो मैं जानना भी नहीं चाहती।
कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था। तुम उसके करीब गई या वो तुम्हारे करीब आया? अवनी ने कहा। मैं ये भी नहीं जानना चाहती। सलोनी की भौहें सिकुड़ गई। उससे ये जवाब बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अवनी ने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को हल्के से छुआ। आर्यवीर मेरा पति है। उसकी आवाज़ में अब गर्व साफ सुनाई दे रहा था। ये मंगलसूत्र, उसने कहा, ये मेरी मांग का सिंदूर, ये मेरे माथे की बिंदी, ये सब मैंने उसके साथ 7 फेरे लेकर पहना है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र अब अवनी पर थी। और जितना मैंने उसे जाना है ना, उसने आर्यवीर की तरफ देखकर कहा, उतना मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि वो किसी के इतने करीब नहीं जा सकता। सलोनी का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। अवनी ने फिर आर्यवीर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। चलें? उसने पूछा। आर्यवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसकी हालत अभी भी सामान्य नहीं थी, लेकिन अवनी की आवाज़ सुनते ही जैसे उसे सहारा मिल गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। अवनी ने उसकी उंगलियां थाम ली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पीछे से सलोनी की आवाज़ गूंजी। अब उसके चेहरे से बनावटी मासूमियत पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिस रिश्ते का तुम इतना घमंड कर रही हो ना, उसकी आवाज़ में जहर था। अवनी रुक गई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। मुझे पता है, वो रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ा गया था। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। ना आर्यवीर ने तुम्हें दिल से अपनाया है, सलोनी बोली, ना उसके परिवार ने तुम्हें अपनी बहू माना है। आर्यवीर सिर्फ अपने थप्पड़ का जवाब देने के लिए तुमसे ये शादी किया था। अब अवनी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। सलोनी की आंखों में जीत का एहसास था। खुद विक्रम अंकल भी, उसने ताना मारा। तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मानते थे, मेरे पापा से उन्होंने खुद कहा था। तो आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा बदल गया। नमिता और रमन हैरानी से सलोनी को देखने लगे। आदित्य के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अवनी बस शांत खड़ी थी। इतनी शांत कि उसकी खामोशी ही आने वाले तूफान का संकेत लग रही थी। उसकी आंखों में अब वही चमक उतर आई थी जो किसी इंसान के आत्मसम्मान को चुनौती मिलने के बाद आती है। और अगले जवाब में क्या होने वाला था, इसका अंदाज़ा अभी कमरे में मौजूद किसी को नहीं था। अवनी कुछ सेकंड तक सलोनी को देखती रही। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। सलोनी के होठ पर अब भी वही जहरीली मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपना खेल जीत लिया है। लेकिन अगले ही पल अवनी धीरे धीरे आर्यवीर का हाथ आदित्य के हाथ में पकड़ाकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल में ऐसी ठहराव भरी शांति थी जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। सलोनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अवनी का हाथ उठा और एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाली अवनी इस तरह प्रतिक्रिया देगी। सलोनी एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उसके कानों में सीटी सी बजने लगी। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया। कुछ सेकंड तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसकी आंखों में आग उतर आई। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। हाउ डियर यू! वो चीखने ही वाली थी कि अवनी एक कदम और आगे बढ़ गई और उसकी दूसरे गालों पर भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सलोनी का सर दूसरी तरफ घूम गया। पूरे बाल चेहरे पर आ गए और उसकी आंखें जलने लगी। कमरे में जितने भी लोग थे सब सन्न रह गए थे। किसी ने अवनी से ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। आदित्य के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई थी, क्योंकि रिसेप्शन वाले दिन में आदित्य ने सलोनी को समझाया था और उसे पूरा यकीन था कि ये सारा ड्रामा सलोनी का ही किया धरा है। इसमें आर्यवीर की कोई गलती नहीं है। इसमें आर्यवीर की कोई गलती नहीं है। बस! अवनी की तेज आवाज़ कमरे में घुस गई। उसकी आंखों में ऐसी चेतावनी थी कि सलोनी के शब्द खुद उसके गले में अटक गए। एक शब्द और नहीं, जितना बोलना था तुमने बोल लिया और जितना मुझे सुनना था उतना मैंने सुन लिया। अवनी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था कि कमरे में खड़ी सभी लोग चुप हो गए।
सलोनी की मुट्ठियां भींच गई, उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो अवनी को घूर रही थी, जैसे उसे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन अवनी की नज़रों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सलोनी चाह कर भी उसकी आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है? अवनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। यहाँ खड़े सभी लोग बेवकूफ़ हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सलोनी का चेहरा तमतमा उठा। तुम इतनी देर से कहानी पर कहानी सुनाए जा रही हो, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि जिस इंसान पर तुम आरोप पर आरोप लगा रही हो, वो खुद एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? उसने उंगली उठाकर आर्यवीर की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता भी है ये आदमी कौन है? ये वही आर्यवीर सिंह खुराना है जो गलत बात पर अपने बाप तक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे पूरी बिजनेस दुनिया उसकी बेबाकी के लिए जानती है। अगर सच में इसने कुछ किया होता तो वो यहाँ सिर झुकाकर खड़ा नहीं होता, सबके सामने कहता हाँ किया है, क्योंकि झूठ बोलना इसकी आदत नहीं है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आदित्य की आंखों में पहली बार संतोष की चमक आई। नमिता धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। रमन की मुट्ठियां ढीली पड़ गई। अवनी की आवाज़ और मजबूत होती चली गई। और तुम घमंड की बात कर रही थी ना? उसने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को छुआ। हाँ है मुझे घमंड, बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि ये रिश्ता किसी मजबूरी का नहीं, मेरे विश्वास का हिस्सा है। तुम लोगों को सिर्फ तस्वीरें दिख रही है, मुझे वो इंसान दिख रहा है जिसके साथ मैं पिछले दिनों से जी रही हूँ। सलोनी के चेहरे का रंग बदलने लगा। तुम्हारे पिता ने क्या सुना? तुम्हारे पिता को क्या बताया गया? विक्रम अंकल ने क्या कहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवनी बोली, क्योंकि मैं अपना घर दूसरों की बातों पर नहीं चलाती। सलोनी अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। तुम खुद को समझती क्या हो? उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं? अवनी हंस दी, लेकिन वो हंसी इतनी तीखी थी कि सलोनी और तिलमिला उठी। मैं वही हूँ जिससे तुम हारा हुआ महसूस कर, जिसके पति को हासिल करने के लिए तुम इतनी गिर गई हो। वो मैं ही हूँ जिसके पति को तुम हासिल करना चाहती हो और अपनी इज्जत की भी तुम्हें चिंता नहीं है। इतनी गिरी हुई हरकत तुमने की है, ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की की इज्जत उसके लिए क्या मायने रखती है। कमरे में मौजूद सब लोग एकदम चुप हो गए। तुम्हें लगता था कुछ तस्वीर दिखाकर मैं अपने पति पर शक कर लूँगी? अवनी ने कहा। तुम्हें लगता था तुम आओगी, दो आंसू बहाओगी, कुछ झूठ बोलोगी और मैं अपना रिश्ता तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। उसके चेहरे पर अब खुला हुआ तिरस्कार था। सलोनी, तुम मुझे जानती ही नहीं हो। सलोनी का चेहरा अपमान से लाल पड़ गया। और अफसोस इस बात का कि तुम अपने आर्यवीर को भी नहीं जानती हो। बहुत सालों से दोस्ती है ना तुम्हारी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अवनी की आवाज़ अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब तक इस आदमी के नाम का सिंदूर मेरी मांग में है और जब तक मेरे गले में इसके नाम का मंगलसूत्र है, तब तक इसके ऊपर किसी और की नज़र भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हक की बातें तुम कर रही हो। हक तस्वीरों से नहीं मिलता, हक विश्वास से मिलता है। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं, अपमान और गुस्से के थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसका खेल उल्टा पड़ चुका है। और जहाँ तक मेरे एटीट्यूड की बात है, अवनी उसके बिल्कुल करीब आकर बहुत ही धीरे मगर स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोली, तो हाँ है एटीट्यूड मेरे अंदर, क्योंकि आर्यवीर सिंह खुराना की पत्नी होने का आत्मसम्मान मुझे साजिश से नहीं मिला है, 7 फेरों के हक से मिला है। और अपने पति के लिए खड़े होने में मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर उसने पलटकर आर्यवीर का हाथ थाम लिया और एक बार सलोनी की तरफ मुड़कर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी जिसके साथ तुमने ये सब किया है वही तुम्हारी बात का जवाब दे, लेकिन तुम्हें शायद इज्जत राशि नहीं आई। आर्यवीर अभी भी पूरी तरह स्थिति नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उन्हीं की उंगलियों से मिली, वो उसके साथ चल पड़ा। दरवाजे तक पहुंचकर नमिता पीछे मुड़ी। सलोनी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा गुस्से से लाल था। इतनी बेइज्जती उसकी कभी किसी ने नहीं की थी। नमिता ने उसे देखते हुए कहा, आज पहली बार मुझे तुम पर तरस आ रहा है सलोनी, क्योंकि तुमने प्यार को पाने की कोशिश नहीं की, उसे कब्जा करने की कोशिश की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है।
अभी तो अवनी ने जवाब दिया है, जिस दिन आर्य को तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किस इंसान के साथ खेल खेलने की कोशिश की थी। इतना कहकर सब लोग कमरे से बाहर निकल गए और पहली बार सलोनी को महसूस हुआ कि उसने जिस लड़की को सीधी सादी और डरपोक लड़की समझा था वो असल में उसके पूरे खेल पर भारी पड़ चुकी थी। आदित्य ने आर्यवीर की हालत को गौर से देखा। बाहर से देखने पर वो सामान्य लग रहा था, उसकी आंखें खुली थी, वो चल भी पा रहा था, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे उन्हें समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, नज़रों में अजीब सा खालीपन था और सबसे बड़ी बात वो इतना चुप था कि जैसे उसके आसपास क्या हो रहा है उसका आधा हिस्सा भी उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा हो। अवनी उसे सोफे पर बैठा कर उसके पास ही बैठ गई। आदित्य, रमन, प्रियांशु और नमिता सब चिंता भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। यार, आर्य की हालत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आदित्य ने बेचैनी से कहा। अगर इस हालत में वो घर जाएगा तो आंटी अंकल। तभी होटल का मैनेजर आगे आया। सर, हमारे होटल के डॉक्टर हैं, बस कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर वहां पहुंचे और उन्होंने आर्यवीर का पूरा चेकअप किया। कुछ देर तक उसकी आंखों की प्रतिक्रिया, पल्स और बाकी चीज़ें जांचने के बाद डॉक्टर गंभीर होकर सबकी तरफ मुड़े। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन हुआ क्या है इन्हें डॉक्टर? अवनी ने तुरंत पूछा। डॉक्टर ने आर्यवीर की तरफ देखा, जो सामने दीवार की तरफ खाली नज़रों से देख रहा था। मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई ऐसी दवा दी गई है जिसके असर से कुछ घंटों तक व्यक्ति पूरी तरह सामान्य नहीं रह पाता। मतलब? रमन ने पूछा। मतलब बाहर से देखने वाले को लगेगा कि इंसान होश में है, उसकी आंखें खुली होंगी, वो लोगों को देखेगा, चल फिर भी सकेगा, शायद कुछ बातें भी कर ले, लेकिन अंदर से उसका दिमाग पूरी तरह स्थिति को समझ नहीं पा रहा होगा। उसके आसपास क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, कई बार वो उन चीज़ों को सही तरह महसूस या याद नहीं रख पाता। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति को बाद में कई घटनाएं धुंधली धुंधली याद रहती हैं या बिल्कुल याद नहीं रहती। अवनी की नज़र तुरंत आर्यवीर पर चली गई। डॉक्टर आगे बोले, फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, असर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगले कुछ घंटों में ये भी उतर जाएगा। इस दवा को लंबे समय तक देने से इंसान की याददाश्त भी जा सकती है, लेकिन अगर इंसान एक आध बार ले तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब क्या करना होगा डॉक्टर? आदित्य ने पूछा। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ जिससे शरीर जल्दी रिकवर करेगा, उसके बाद आप लोग इन्हें घर ले जाइए। इन्हें आराम की ज़रूरत है, सुबह तक ये पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार किया और आर्यवीर को लगा दिया। आर्यवीर ने कोई विरोध नहीं किया, बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने आश्वस्त करते हुए कहा। अच्छी नींद और आराम के बाद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद सबकी नज़र एक बार फिर आर्यवीर पर गई। वो अभी चुपचाप बैठा था, जैसे उसके सामने सब कुछ हो रहा हो, लेकिन उसका मन अभी भी किसी धुंध में फंसा हुआ हो। भाभी, मैं छोड़ देता हूँ आप दोनों को, आदित्य ने कार की चाबी निकालते हुए कहा। नहीं भाई, अवनी ने धीमे स्वर में कहा, हम चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। आर्य ठीक नहीं लग रहा है भाभी, ऐसे में आपको इस हालत में मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। रमन और नमिता ने भी सहमति में सिर हिला दिया। अवनी कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से हामी भर दी। कुछ ही देर बाद आदित्य अपनी कार लेकर होटल के बाहर खड़ा था। आर्यवीर को पीछे वाली सीट पर बैठाया गया। अवनी उसके बगल में बैठ गई। पूरी यात्रा के दौरान कार में एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। आदित्य बार बार रियर व्यू मिरर से आर्यवीर को देख लेता। आर्यवीर कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता, फिर अचानक जैसे कुछ याद करने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ जाती, जैसे उसका दिमाग किसी धुंध में फंस गया हो। अवनी चुपचाप बैठी थी, उसके हाथ उसकी गोद में कसकर जुड़े हुए थे। वो एक बार भी आर्यवीर की तरफ नहीं देख रही थी। अगर वो देख लेती तो शायद अपने आंसू रोक नहीं पाती। करीब 1 घंटे बाद कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी। आदित्य तुरंत बाहर निकला और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया।
आर्य संभल कर, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि सामने कौन हो। फिर हल्का सा सिर हिला दिया। अवनी भी बाहर आ गई। दोनों मिलकर उसे सहारा देते हुए मुख्य गेट तक लेकर आए। भाभी, आदित्य ने एक बार फिर चिंता से कहा, अगर रात में कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अवनी ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। थैंक यू आदित्य, अपना ध्यान रखना भाभी, उसने कहा और फिर आर्यवीर को एक नज़र देखकर वापस कार में बैठ गया। जब तक अवनी आर्यवीर को लेकर घर के अंदर नहीं चली गई, आदित्य वहीं खड़ा रहा। फिर आखिरकार कार मोड़कर वहां से चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरा खुराना मेंशन लगभग शांत था। सिर्फ कुछ हल्की लाइटें जल रही थी। अवनी धीरे धीरे आर्यवीर को सहारा देती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। आर्यवीर बीच बीच में आंखें बंद कर लेता, कभी कुछ बुदबुदाता, फिर चुप हो जाता। आखिरकार दोनों कमरे तक पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही जैसे बाहर की सारी आवाज़ें खत्म हो गई। अवनी ने धीरे से उसे बेड तक लाया और बैठा दिया। आर्यवीर बिना किसी विरोध के बैठ गया। उसकी आंखें आधी बंद थी। अवनी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और धीरे धीरे उसके जूते उतारने लगी। एक समय था जब वो उसकी तरफ देखने तक से घबरा जाती थी और आज वही उसके जूते उतार रही थी। जूते उठाकर उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। आर्यवीर को सुलाया, फिर ब्लैंकेट उठाकर आर्यवीर के ऊपर डाल दिया। आर्यवीर ने धीमे से आंखें खोली। कुछ क्षण तक वो उसे देखता रहा। अवनी, उसके होठ हिले। आवाज़ बहुत धीमी थी। अवनी का दिल एक पल को कांप उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यवीर शायद कुछ और कहना चाहता था, मगर अगले ही पल उसकी आंखें फिर बंद हो गई। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें गहरी और नियमित होने लगी। वो सो चुका था। अवनी वहीं खड़ी उसे देखती रही। आर्यवीर के चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा रहता था, जैसे उसे पता ही ना हो कि आज की रात उसकी पत्नी के दिल में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। अवनी धीरे से मुड़ी। उसके कदम भारी हो चुके थे। उस अलमारी की तरफ देखा, लेकिन कपड़े बदलने की भी ताकत उसमें नहीं बची थी। वो सीधे बेड के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गई। दोनों के बीच अच्छी खासी दूरी थी। उसने धीरे से सिर पीछे टिकाया। पूरे दिन की घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। सलोनी का चेहरा, वो कमरा, वो तस्वीरें, लोगों की निगाहें और फिर सलोनी के शब्द, आर्यवीर ने तुम्हें दिल से नहीं अपनाया, तुम्हारा रिश्ता समझौते का है, परिवार तुम्हें बहू नहीं मानता। उसने सामने सोए हुए आर्यवीर को देखा। उसकी आंखें फिर भर आई। उसने होटल में सबके सामने बड़ी मजबूती से अपने रिश्ते का साथ दिया था। बिना एक पल सोचे उसने आर्यवीर पर भरोसा किया था। उसने किसी को अपने पति का अपमान नहीं करने दिया। लेकिन अब जब वो अकेली थी, उसका दिल उससे सवाल पूछ रहा था, क्या सच में इस रिश्ते का कोई भविष्य है? क्या वो कभी इस बात को भूल पाएगी कि ये शादी कैसे हुई है? ऐसी शादी का क्या भविष्य है जिस पर कोई भी आकर सवाल उठा जाए? शादी विवाह तो ऐसा पवित्र बंधन होता है जो विश्वास से बनता है, निष्ठा से बनता है, प्रेम से बनता है, भरोसे से बनता है। और इस रिश्ते में ना विश्वास है, ना ही निष्ठा है, ना ही प्रेम है। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब आर्यवीर उसे दिल से अपनी पत्नी मान पाएगा और वो आर्य को अपना पति? क्या ये शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाएगी? क्या उसने जो सपने देखे थे वो कभी पूरे होंगे? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आज जैसे उसके अंदर जमा हर दर्द बाहर निकलना चाहता था। उसे अपने माँ की बातें याद आने लगी। बचपन से उसने जिस शादी की कल्पना की थी वो ऐसी तो नहीं थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसका जीवन साथी उसका सबसे बड़ा सहारा और सबसे प्यारा दोस्त होगा, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे वो एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है जहां आगे क्या है उसे खुद नहीं पता। उसने करवट लेकर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि अगर आर्यवीर अचानक जाग जाए तो उसे रोता हुआ ना देख सके। आंसू लगातार उसके तकियों को भिगोते रहे। बाहर रात और गहरी होती जा रही थी। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ थी और बीच बीच में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोते रोते उसकी आंखें भारी होने लगी। शरीर थक चुका था, मन टूट चुका था और दिमाग सवालों से भर चुका था।
कब उसकी सिसकियां धीमी हुई और कब उसकी पलकों पर नींद का बोझ उतर आया, उसे खुद पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद वो उसी तरह आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ नींद की आगोश में चली गई और कमरे के उस सन्नाटे में एक तरफ गहरी नींद में सोया आर्यवीर था, जिसे अभी तक सच का अंदाज़ा भी नहीं था, और दूसरी तरफ अवनी थी, जो अपने रिश्ते को बचाने की पूरी ताकत रखती थी, लेकिन इस वक्त अपने ही दिल के सवालों से हार कर सो गई थी। सुबह की हल्की सुनहरी धूप कमरे के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। रात भर की गहरी नींद के बाद आर्यवीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसके सिर में हल्का सा दर्द उठा। उसने अपने सर दबाया और कुछ पल आंखें बंद करके बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग किसी धुंध में फंसा हुआ हो। उसे याद था पार्टी, डांस, अवनी, फिर सलोनी का उसके पास आना, लेकिन उसके बाद सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था। तभी दरवाज़ा खुला और नैना जी हाथ में नींबू पानी का गिलास लेकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग बेटा, उन्होंने प्यार से कहा। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान दी। मॉम, नैना जी उसके पास बैठ गई और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये पी लो, तुम्हारा सिर दर्द कम हो जाएगा। कल रात तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अवनी ने बताया। आर्यवीर ने बिना कुछ कहे गिलास ले लिया और पूरा नींबू पानी पी गया। ठंडा पानी गले से उतरते ही वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन तभी उसके दिमाग में रात की बातें फिर घूमने लगी। उसने भौहें सिकोड़ ली। मॉम, उसने अचानक पूछा, अवनी कहाँ है? नैना जी ने सहज स्वर में जवाब दिया। आज सुबह उसके पापा को फ़ोन आया था बेटा। उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो 2-4 दिनों के लिए अपने मायके चली गई है। आर्यवीर का चेहरा एकदम बदल गया। क्या? वो तुरंत सीधा बैठ गया। लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने वाली थी बेटा, नैना जी बोली, लेकिन रात तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो तुम सो रहे थे, इसलिए उसने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आर्यवीर कुछ पल चुप बैठा रहा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। अवनी बिना बताए चली गई, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। ठीक है मॉम, उसने धीमे स्वर में कहा और बिस्तर से उतर गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया। सफ़ेद रंग का बिजनेस सूट उसके ऊपर हमेशा की तरह बेहद शानदार लग रहा था। उसकी लंबी कद काठी, सलीके से सेट किए हुए बाल और चेहरे पर वही गंभीर व्यक्तित्व, उसे देखते ही कोई भी पहली नज़र में प्रभावित हो जाता। आज भी वो उतना ही हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। नीचे आते ही नैना जी ने कहा, ब्रेकफास्ट करके जाओ बेटा। नहीं मॉम, उसने घड़ी देखते हुए कहा, आज मन नहीं है, लेकिन मैं ऑफिस में खा लूँगा मॉम। इतना कहकर उसने कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद उसकी कार अवनी के मायके के सामने आकर रुकी। उसने बेल बजाई। कुछ क्षण बाद गायत्री जी ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ ना। आर्यवीर ने तुरंत झुककर उनके पैर छूने लगा, लेकिन गायत्री जी ने उसे कंधे से पकड़कर उठा लिया। गायत्री जी उसे अंदर ले आई। आर्यवीर सोफे पर बैठा और इधर उधर नजरें घुमाने लगा। गायत्री जी उसके नज़रों को समझते हुए बोली, अवनी तो कॉलेज चली गई है बेटा, और तुम बताओ, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? सब ठीक है माँ, मैंने सोचा अवनी को कॉलेज भी छोड़ दूंगा और आपकी तबीयत भी पूछ लूँगा। अब तबीयत आपकी कैसी है माँ? गायत्री जी हैरानी से उसे देखने लगी। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? आर्यवीर का चेहरा कुछ सेकंड के लिए उतर गया। आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल बेटा। अब आर्यवीर के मन की उलझन और बढ़ गई। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। दरअसल मैंने सोचा था अवनी को भी कॉलेज छोड़ दूँगा, लेकिन वो तो कॉलेज जा चुकी है, तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। गायत्री जी ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन जैसे ही वो वापस कार में बैठा, उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। अगर गायत्री माँ बिल्कुल ठीक हैं, तो अवनी ने मॉम से झूठ क्यों बोला? आखिर वो आखिर वो अचानक मायके क्यों आ गई? उसने फ़ोन निकालकर अवनी को कॉल करने का सोचा, लेकिन अगले ही पल फ़ोन वापस रख दिया। नहीं, उसे खुद मिलकर बात करनी होगी। पूरा रास्ता यही सोचते सोचते वो ऑफिस पहुंच गया, लेकिन आज उसका ध्यान किसी काम में नहीं था। सामने फाइलें खुली थी, मीटिंग शेड्यूल थी,
ईमेल्स का ढेर लगा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। बार बार उसे कल रात का डांस याद आ रहा था। अवनी की हंसी, उसकी झिझक, उसका हाथ थामना, उसका थोड़ा उससे खुलना, उसकी करीबी पेपर डांस में उसका उसके करीब आना, सब कुछ इतना खूबसूरत था। उसे सच में लगने लगा था कि उनके रिश्ते की दूरी कम हो रही है। फिर अचानक अवनी का इस तरह चले जाना, बात उसकी समझ से बाहर थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके दिमाग में इतना तूफान चल रहा था कि उसे ये तक ध्यान नहीं आया कि आदित्य को फ़ोन करके पूछ ले कि आखिर पार्टी में हुआ क्या था। कब दोपहर हो गई उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार उसने लैपटॉप बंद किया, कुर्सी से उठा और सीधे कॉलेज की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। रिया, अवनी और अखिल साथ साथ बाहर निकल रहे थे। तभी रिया अचानक रुक गई। ओहो, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, आज तो किसी की लॉटरी लग गई है। अवनी ने हैरानी से उसकी नज़रों का पीछा किया। कॉलेज के बाहर सड़क किनारे एक चमचमाती काली BMW 7 सीरीज खड़ी थी। कार के पास सफ़ेद बिजनेस सूट पहने आर्यवीर खड़ा था। एक हाथ उसकी जेब में थी और दूसरे हाथ में फ़ोन। हल्की हवा चल रही थी। उसके बालों की कुछ लटें उड़कर बार बार उसके माथे पर आ रही थी। धूप की सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो हमेशा की तरह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि आसपास से गुजरते हुए लोग भी अनायास उसकी तरफ देख लेते। अवनी की नज़र जैसे उसी पर ठहर गई। कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई। रिया ने उसकी कोने में हल्का धक्का मारा। क्या बात है मैडम? वो हंस पड़ी। लगता है जीजू का ऑफिस में मन नहीं लगा, सीधे तुम्हें लेने चले आए। अवनी कुछ नहीं बोली। उसकी नज़रें अब भी आर्यवीर पर टिकी थी। दूसरी तरफ अखिल भी उसे देख रहा था। उसके मन में अनजानी सी जलन भर उठी। वो जानता था कि अवनी शादीशुदा है, लेकिन फिर भी जब उसने अवनी की आंखों में वो चमक देखी तो सिर्फ आर्यवीर को देखकर आती थी, तो उसके दिल में एक कसक सी उठ गई। तभी जैसे ही आर्यवीर को किसी की नज़रों का एहसास हुआ, उसने फ़ोन से नज़र उठाई। उसकी आंखें सीधे अवनी पर जाकर ठहर गई और उसी पल उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। सुबह से जो बेचैनी उसे खाए जा रही थी, वो जैसे एक पल के लिए गायब हो गई। उसे देखकर लगा जैसे आखिरकार वो चीज़ मिल गई जिसे वो पूरे दिन ढूंढ रहा था। अनजाने में उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। सच में उसके बेचैन दिल को जैसे अचानक करार मिल गया था। अवनी भी उसे देख रही थी। उसने खुद से कितनी बार कहा था कि उसे उससे दूरी रखनी चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आर्यवीर पर पड़ी, उसका दिल उसकी सारी दलीलों के खिलाफ चला गया। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की भीड़, कॉलेज का शोर, रिया की बातें, अखिल की मौजूदगी, सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया। और उस पल सिर्फ उनकी नज़रें थी जो बिना एक शब्द कहे भी बहुत कुछ कह रही थी एक दूसरे से। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।